चलो समझते हैं कि इस प्लेटफॉर्म की सेल्सफोर्स है, इसको सेलेक्ट करने से क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो अगर कोई कंपनी सेल्सफोर्स अडॉप्ट करती है तो उसकी कस्टमर जर्नी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। वो इजीली अपने कस्टमर्स का डेटा ट्रैक कर सकता है। वो देख सकता है कि किस कस्टमर ने हमसे ज़्यादा इंटरेक्ट किया, किसने अपने से ज़्यादा प्रोडक्ट्स परचेज किए, अभी उसका फीडबैक क्या है, किसके परचेज हिस्ट्री अच्छी है, किसने नेगोशिएशन ज़्यादा किया। वो सारी चीज़ें हम एक ही प्लेटफॉर्म से ट्रैक कर सकते हैं। वो ऑफर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि अपना परमानेंट कस्टमर है उसके लिए हमें कितना ऑफर देना है, या फिर बाकी है उनको क्या किस सेक्शन में डालना है, कैसे उसको ट्रैक कर सकते हैं, क्या प्रोडक्ट की वैल्यू या उसकी जो प्राइस है उसको कैसे कम कर सकते हैं या उसको ज़्यादा करना है। ये सारी चीज़ें हम उसके थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। अब हम सेल्सफोर्स कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सेल्सफोर्स से पहले अपना बिजनेस कैसे चलता है, कंपनी कैसे काम करती है, डेटा कहाँ सेव करती है। क्योंकि सेल्सफोर्स एक क्लाउड बेस्ड है जिसमें डेटाबेस की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। डेटा कैसे सेव करना है, उसको कैसे ऑटोमेट करना है, बट उससे पहले काम होता कैसे था, सेल्सफोर्स की नीड क्यों हुई, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी कि हम सेल्सफोर्स यूज करें, क्यों कंपनी इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम इस सेक्शन में समझेंगे। जब तक हम नहीं समझेंगे कि पुराने मॉडल्स कैसे वर्क करते थे, पुराने जो अपनी सेल्सफोर्स से पहले कंपनी कैसे वर्क करती थी, तो हमें सेल्सफोर्स का यूज समझ में नहीं आएगा। तो हम सेल्सफोर्स से पहले की सिचुएशन समझते हैं। तो आप ही बताओ, सेल्सफोर्स आने से पहले डेटा कैसे सेव होता था? एक्सेल शीट में या गूगल शीट में, या फिर मैनुअली कैसे डेटा सेव होता था? सेल्स पीपल्स अपनी डायरी में नोट्स बनाते थे। कस्टमर जो भी कस्टमर केयर वाले होते हैं वो ईमेल या फोन नंबर पे डिपेंड होते हैं। और मैनेजर क्या करता था, वीकली रिपोर्ट लेता कि अभी सेल्स टीम ने इतना सेल किया, सर्विस टीम ने इतना कॉन्टैक्ट किए, इतने कस्टमर्स की फीडबैक आई है, इतनी कंप्लेंट्स आई है। वो सारी चीज़ें मैनेज करता था मैनेजर। और वहीं पे अगर कंपनी थोड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेते थे, लेकिन उन सभी सिस्टम्स के बीच प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं होता था, प्रॉपर कनेक्शन नहीं होता था। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सोचो एक कंपनी है जिसमें 5,000 से ज़्यादा कस्टमर एक साथ अपनी इंक्वायरी डालते हैं। अगर उन सबका डेटा एक एक्सेल शीट में पड़ा है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, उनको देखना, उनको पहचानना कि डेटा कौन सा डेटा कहाँ किस डिपार्टमेंट के लिए जाना है। एक फाइल सेल्स टीम के पास होती है, एक सर्विस टीम के पास और एक फाइनेंस के पास। उन सबकी स्ट्रक्चर भी अलग अलग होती। रिजल्ट क्या होता कि एक जो भी टीम होती थी वो दूसरी टीम का डेटा नहीं समझ पाती थी, और उसमें हर डिपार्टमेंट की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस हो जाती थी, एक डिपेंडेंसी हो जाती थी कि जब तक ये वाला डिपार्टमेंट अपना फीडबैक नहीं देगा हम आगे की प्रोसेस उसमें नहीं इंक्लूड कर सकते। बट सेल्सफोर्स ने किया क्या है, इसके लिए सेल्सफोर्स का यूज क्या है? तो सेल्सफोर्स क्या करता है, सेल्सफोर्स अपने एक ही प्लेटफॉर्म पे सर्विस क्लाउड, सेल्स क्लाउड, मार्केटिंग क्लाउड, कॉमर्शियल क्लाउड प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हम अलग अलग टीम का डेटा भी एक ही प्लेटफॉर्म पे स्टोर कर सकते हैं, जिससे अब बोलोगे कि स्टोरी तो कर रहे थे, वहाँ पे भी स्टोर किया, यहाँ पे भी स्टोर किया, बट सिर्फ स्टोर करना इनफ नहीं है। सेल्सफोर्स आपको उससे आगे के ऑटोमेशन भी प्रोवाइड कराता है। ऑटोमेशन इन द सेंस कि उस डेटा को कैसे यूज करना है। सेल्सफोर्स में हम सभी डेटा को एक ही प्लेटफॉर्म से एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो सेल्स टीम का हो, सर्विस टीम का हो, मार्केटिंग टीम का हो, या फिर कॉमर्शियल या एआई एनालिटिक्स से। किसी भी टीम का डेटा एक ही प्लेटफॉर्म पे स्टोर होता था, वो है सेल्सफोर्स क्लाउड। वहाँ से हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, साथ में
रिपोर्ट भी उसी डेटा पे हम क्रिएट कर सकते हैं। अभी इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा डीप में समझते हैं। चलो, एक स्टूडेंट है बी, उसने व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछा, वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके फीस के बारे में पूछता है, और उसी टाइम पे एक स्टूडेंट कोई भी डी सी बी कुछ भी, वो स्कॉलर्स के बारे में इंटरेस्ट करता है, और कोई और स्टूडेंट थर्ड नंबर का जो स्टूडेंट थर्ड है वो अपने पेरेंट्स के साथ विजिट पे आया हुआ है। अगर इंस्टीट्यूट के पास सेंट्रलाइज सीआरएम ना हो, डेटा एक ही जगह स्टोर ना हो, तो क्या होगा? तो हमें क्या हो करना पड़ेगा कि स्टूडेंट ए ने किस टीचर से परमिशन ली, स्टूडेंट बी ने किस टीचर से परमिशन ली, एंड जो थर्ड स्टूडेंट है उसने किस टीचर को इन्फॉर्म किया। सभी पर्सन के ऊपर डिपेंडेंसी हो जाएगी, उनसे अलग अलग जाके पूछना होगा कि स्टूडेंट ने आपको क्या फीस के बारे में पूछा, या स्कॉलरशिप के बारे में पूछा, या किसी के पेरेंट विजिट के लिए आ रहे हैं। अब मानो उसी टाइम पे एक जो भी काउंसलर है या टीचर है उसने रिजाइन दे दिया, तो एक नया टीचर आ गया उसकी जगह पे। अब उसको नहीं पता कि किसी स्टूडेंट ने कांटेक्ट करके पूछा है कि सर मुझे लीव चाहिए, या फीस के बारे में पूछना है, स्कॉलरशिप के बारे में, तो वो क्या करेगा? वो आपसे सारी डिटेल्स फिर से मांगेगा कि आपने किस बारे में इंक्वायरी की थी। तो यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर्स स्टूडेंट टीचर्स का कम्युनिकेशन, या फिर उसका जो कॉलेज या कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो इफेक्ट है वो बहुत बैड होता है कि देखो इनको तो पता ही है कि हम पहले भी आए थे, ऐसा दिमाग में आता है। क्योंकि सिस्टम हिस्ट्री याद कर लेता है लेकिन एक इंसान नहीं। तो जो अपना सीआरएम है वो एग्जैक्टली इसी इशू को सॉल्व करता है कि हम डेटा एक ऐसी जगह पे स्टोर कर दें जहाँ से हम कभी भी एक्सेस कर सकें। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन। इसका फर्स्ट टॉपिक है सेंट्रलाइजेशन इंफॉर्मेशन। सेल्सफोर्स क्या करता है? सभी क्लाउड की इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे स्टोर करता है। लाइक एक सेल्स पर्सन है, वो गया, उसने डेटा स्टोर किया कि मार्केट, सेल्स पर्सन करता है क्या, मार्केट में जाएगा, किसी प्रोडक्ट्स के बारे में रिसर्च करेगा, उसकी क्या वैल्यू है मार्केट में, उसकी क्या डिमांड है, वो सारी चीज़ें एक डायरी में लिख लेता है। और जो सर्विस क्लाउड है वो क्या करता है? सर्विस क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है, जो कि अपने जो क्लाइंट के साथ इंफॉर्मेशन है कैसे सेव करनी है, क्या कस्टमर सपोर्ट में क्या होता है, कस्टमर सपोर्ट में अपने कस्टमर्स के क्या कंप्लेंट्स हैं, क्या उसका अपने प्रोडक्ट को लेकर फीडबैक है। सपोज आप एक स्टूडेंट हो, तो आप कॉलेज में हो, तो उस कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है, टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, कोई भी डेमो क्लास होती है उसके बाद आता है ना आपके एचओडी वगैरह फीडबैक के लिए। तो वही सेल्स फोर्स में सर्विस क्लाउड कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन के लिए उनका फीडबैक क्या है, कंप्लेन क्या है, मार्केट में प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें एक जगह पे स्टोर कर लेता है। तो सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन में हम वो सारी चीज़ें एक ही जगह से एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि वो एक ही टूल पे सेव होती है। ऑटोमेशन प्रोसेस। अब आप बोलोगे ऑटोमेशन क्या है? ऑटोमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो ऑटोमेटिकली बिना ह्यूमन नीड के प्रोसेस हो जाती है। चलो इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। आप सभी फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर मीशो, मिंत्रा, ये सारे ऐप्स यूज़ करते हो किसी भी चीज़ को परचेज करने के लिए या फिर शॉपिंग के लिए। तो उसमें हम जो डेटा को प्रोसेस कैसे करते हैं, उसमें ऑटोमेशन प्रोसेस का सेल्स फोर्स का यूज क्या है? आप लोग यही सोच रहे हो डेटा कैसे उसमें मैनेज कैसे करते हैं, होता क्या है? तो आपने सभी ने ऑर्डर प्लेस किए हैं, सभी ऑर्डर्स करते हो, परचेज करते हो, तो ऑटोमेशन होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। सवाल ये है कि हम जब भी कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसका मैसेज कंपनी के लिए जाता है,
कंपनी फिर अपना जो डिलीवरी पर्सन है उसको मैसेज भेजती है कि ये प्रोडक्ट है, इस नाम के एड्रेस पे जाएगा, ये उसका कस्टमर है और इस डेट पे वो प्रोडक्ट पहुंचना है, तुम्हें डिलीवर करना है। चलो ये तो ठीक है, डेटा सेव हो गया, उसके पास 2-3 दिन में मैसेज पहुंच जाए, कोई बात नहीं। लेकिन जब भी आप कोई प्रोडक्ट रिटर्न करते हो या एक्सचेंज करते हो, उस टाइम पे देखा है विद इन 24 आवर या फिर 2 दिन में आपका पार्सल रिटर्न हो जाता है। तो उसके लिए एक फैसिलिटी, हाँ, इसमें भी क्वेश्चन बनता है कि आपने कोई रिटर्न रिक्वेस्ट डाली तो आपका मैसेज किसके पास जाएगा, कंपनी के पास या फिर जो आपका डिलीवरी पर्सन है जो आपको डिलीवर करेगा, डिलीवर करने वाला बॉय है या फिर जो भी है उसके पास मैसेज जाएगा। दोनों के साथ एक ही साथ जाना चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी उस प्रोसेस पे वर्क कर सकें और आपका प्रोडक्ट कम टाइम में रिटर्न हो जाए। लेकिन अगर ज़्यादा टाइम ले तो या फिर